जय हिंद। यूपीएससी ज्योग्राफी का आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। और बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेसिक सवाल, एटमॉस्फेयर होता क्या है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो द मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप सराउंडिंग द प्लैनेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे प्लैनेट को चारों तरफ से ये जो मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप घेर के रखता है, इसी गैसियस एनवलप को बुलाया जाता है एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर में, अर्थ के सरफेस के ऊपर लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी गैसेस चाहिए होती हैं, वो सारी नेसेसरी गैसेस हमें कौन प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, ये अर्थ की तरफ खिंचा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, उस पुल की वजह से ही ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। और जब हम बात करते हैं स्फीयर्स के बारे में, तो लैंड से रिलेटेड है लिथोस्फेयर, वाटर से रिलेटेड है हाइड्रोस्फेयर, एयर से रिलेटेड है एटमॉस्फेयर, और वो स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बुलाया जाता है बायोस्फेयर। बहुत सिंपल। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप सराउंडिंग द प्लैनेट। ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस एटमॉस्फेयर की और भी इंपॉर्टेंस है। जैसे जितनी भी इनकमिंग सोलार रेडिएशन है, उस इनकमिंग सोलार रेडिएशन को फिल्टर करने का काम भी कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज जो कि बेहद हार्मफुल होती हैं, उनको फिल्टर करने का काम किसका है? एटमॉस्फेयर का है। उनको अर्थ सरफेस तक ना पहुंचने देने में किसका रोल है? एटमॉस्फेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी जो अर्थ है वो एक लिमिट से ज़्यादा गर्म नहीं होती है। एटमॉस्फेयर हमें मेटेराइट से भी प्रोटेक्ट करता है। मेटेराइट्स क्या होते हैं? स्पेस से जो रॉक्स या रॉक्स की डिब्रीज आती हैं अर्थ के सरफेस की तरफ, उनको बुलाया जाता है मेटेराइट्स। इन मेटेराइट से भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जैसे इरोजन है, जैसे वेदरिंग है, जैसे डेन्यूडेशन है, ये जितनी भी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं, इनको भी कंट्रोल कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। ऑल इन ऑल एटमॉस्फेयर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। इन जनरल अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर की हाइट जो है वो लगभग 16,000 से लेके 29,000 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल तक एग्जिस्ट करती है। सी लेवल से लगभग 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर के बीच तक हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 97% ऑफ द इफेक्टिव एटमॉस्फेयर जो है वो अप टू 32 किलोमीटर ही एग्जिस्ट करता है। ऑन एन एवरेज रेंज देखें तो जो एटमॉस्फेयर है वो 16,000 से लेकर 29,000 किलोमीटर तक की हाइट तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इफेक्टिवली देखें तो 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा अप टू 32 किलोमीटर ही एग्जिस्ट करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब अगर बात करें एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के बारे में, तो एटमॉस्फेयर के ओरिजिन को लेके कई सारी थ्योरीज हैं। थ्योरीज क्या कहती हैं? एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की पहली स्टेज क्या थी? नेबुलर एक्रीशन। पहली स्टेज में क्या हुआ? नेबुलर एक्रीशन हुआ। नेबुलर एक्रीशन का मतलब कि एक लंबे चौड़े क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो क्लाउड था ये बना हुआ था गैसेस से, ये बना हुआ था डस्ट से। और इस क्लाउड के फॉर्मेशन में जो गैसेस निकली उनमें प्राइमरी गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम। जो गैसेस निकली वो कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। और इन गैसेस ने फॉर्म की आउटर मोस्ट लेयर। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही ज़्यादा लाइट होती हैं,
इसलिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो हद से ज़्यादा लाइट थी, और लाइट होने की वजह से ये जो हमारा पहला एटमॉस्फेयर था ये एस्केप हो गया, ये निकल के चला गया। तो पहले स्टेज में क्या हुआ कि नेबुलर एक्रीशन हुआ, बेसिकली एक लंबे चौड़े क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। इस क्लाउड में गैसेस थी, इस क्लाउड में डस्ट था। गैसेस कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी, इन्होंने एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म किया। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी ये हद से ज़्यादा लाइट थी, हल्की थी, और हल्की होने की वजह से ये जो पहला एटमॉस्फेयर है ये एस्केप हो गया। फिर शुरुआत हुई सेकंड स्टेज की, और इस सेकंड स्टेज में नेक्स्ट एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार जो एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म हो रहा था ड्यू टू डी गैसिंग, ड्यू टू आउट गैसिंग। डी गैसिंग का मतलब क्या है, आउट गैसिंग का मतलब क्या है? इस सेकंड स्टेज के दौरान बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, और इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारी गैसेस बाहर आई, जिसको बोला जाता है डी गैसिंग, जिसको बोला जाता है आउट गैसिंग। जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में बाहर आया वो थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। सबसे ज़्यादा अबंडेंस में क्या बाहर आया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने की वजह से खूब सारी रेनफॉल हुई, और जब रेनफॉल हुई तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो वॉश अवे हो गई। वो इस पानी के साथ में, रेन वाटर के साथ में मिल के ओशंस में चली गई। और ये एक प्रोबेबल रीज़न है कि आज की डेट में हमारी जो बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलती है। पहली स्टेज में क्या हुआ? पहली स्टेज में हुआ नेबुलर एक्रीशन, बेसिकली एक लंबे चौड़े क्लाउड का फॉर्मेशन जो कि बना हुआ था गैसेस से, जो कि बना हुआ था डस्ट से। और जो गैसेस हैं उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। ये जो गैसियस लेयर है इसने आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म किया एटमॉस्फेयर की को, बट ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी, ये जो गैसियस लेयर थी, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट थी, और लाइट होने की वजह से ये जो हमारा पहला एटमॉस्फेयर था ये एस्केप हो गया। फिर दूसरे स्टेज में क्या हुआ? दूसरे स्टेज में हुआ डी गैसिंग, दूसरे स्टेज में हुआ आउट गैसिंग। बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, और उन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से बहुत सारा मटेरियल बाहर आया, गैसेस बाहर आई। जो सबसे अबंडेंस में बाहर आया वो था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये जो वाटर वेपर है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने की वजह से खूब सारी रेनफॉल हुई, और रेनफॉल के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थी ये वॉश अवे हो गई, और वॉश अवे होके ये चली गई ओशंस में। और ये एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है कि आज की डेट में बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में क्यों है। और फिर शुरू हुई तीसरी स्टेज। इस तीसरी स्टेज में एक बार फिर से एटमॉस्फेयर ने फॉर्म होने की शुरुआत करी, लेकिन इस बार जो एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म हो रहा था बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से इस तीसरे स्टेज में एटमॉस्फेयर ने फॉर्म होने की शुरुआत करी, तो प्रेजेंस देखने को मिला ऑक्सीजन का, प्रेजेंस देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड का, और अल्टीमेटली धीरे धीरे चलते चलते आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म हुआ, उसका कंपोजिशन फॉर्म हुआ। ऑरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 स्टेजेस के बारे में। पहली स्टेज कहती है कि नेबुलर एक्रीशन हुआ होगा, एक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस क्लाउड में गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। गैसेस में हाइड्रोजन और हीलियम होगी। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है इसने आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म किया होगा, लेकिन क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर बहुत ही ज़्यादा लाइट थी तो ये लेयर एस्केप कर गई, हमारा पहला एटमॉस्फेयर एस्केप कर गया। दूसरी स्टेज में एक बार फिर से एटमॉस्फेयर ने फॉर्म होने की शुरुआत करी, बट इस बार रीज़न था डी गैसिंग, इस बार रीज़न था आउट गैसिंग। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ के इंटीरियर से खूब सारी गैसेस बाहर आई। अबंडेंस में बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये वाटर वेपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडेंस हो गया, और इसकी वजह से खूब सारी रेनफॉल हुई। इस रेनफॉल के दौरान जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी वो वॉश अवे हो गई, और वो वॉश अवे होकर चली गई ओशंस में। और ये एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है कि आज की डेट में
जो बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व स्टेट में क्यों है। और फिर तीसरी स्टेज में क्या हुआ, तीसरी स्टेज में एक बार फिर से एटमॉस्फेयर ने फॉर्म होने की शुरुआत करी, लेकिन इस बार रीजन था बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की शुरुआत हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की शुरुआत हुई, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक तरीके से अगर बोलें तो ये जो पहली दो स्टेजेस हैं ये है फिजिकल प्रोसेसेस, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। और ये जो तीसरी स्टेज है ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आज का हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोसेसेस का और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स से फिजिकल प्रोसेसेस हुई, उनकी वजह से कुछ एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ, वो एटमॉस्फेयर एस्केप हो गया, कुछ कंपोनेंट्स रह गए। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हुई और उनकी वजह से कुछ एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ, उसकी वजह से कुछ कंपोनेंट्स ऐड हुए, और अल्टीमेटली इन फिजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन दोनों का रिजल्टेंट है आज का हमारा सूटेबल एटमॉस्फेयर। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स होंगे उन्होंने शायद एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू सर्वाइव किया होगा, उन्होंने शायद विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव किया होगा। तो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म जो भी होगी अर्थ के ऊपर, उसने प्रोबेबली एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू सर्वाइव किया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। कंपोजिशन को बहुत सीधे सीधे पढ़ाया जा सकता था, एटमॉस्फेयर को बहुत सीधे सीधे पढ़ाया जा सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक बार में कंप्लीट करेंगे, बार बार का रफड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, 15 मिनट फालतू लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, याद से कर दिया करो। मैं उम्मीद ऐसी भी कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखो, एक तो एटमॉस्फेयर में खूब सारी गैसेज हैं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कौन सी गैस है, कितनी गैस है, अभी पढ़ेंगे आगे चलते हुए, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक तो खूब सारी गैसेज हैं। दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर देखने को मिलता है, और वाटर वेपर जो है वो लगभग 4 to 5% बाय वॉल्यूम देखने को मिलता है। टोटल का लगभग 4 to 5% बाय वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। और ये जो वाटर वेपर है ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है, कम होता है। ये जो वाटर वेपर है ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्यों वाटर वेपर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है। बहरहाल, कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, तो एक तो एटमॉस्फेयर में गैसेस देखने को मिलती हैं, दूसरा वाटर वेपर देखने को मिलता है, तीसरा डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एरोसॉल्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल मिक्सचर देखने को मिलता है, या इन तीनों को कंबाइंड तौर पे हम बोल सकते हैं कि हमें खूब सारे पार्टिकुलेट्स देखने को मिलते हैं। तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की अगर बात करें तो खूब सारी गैसेस देखने को मिलती हैं, वाटर वेपर और मॉइस्चर देखने को मिलता है, और इसके अलावा पार्टिकुलेट्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स, एरोसॉल्स, फिजिकल मिक्सचर वगैरह भी देखने को मिलता है। इस सब से मिलके बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको दो तरीके से डिस्टिंग्विश करके, दो तरीके से डिफरेंशिएट करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कंपोनेंट्स एंड माइनर कंपोनेंट्स।
हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78.08% बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर, और ये ड्राई एयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता कभी काम आ जाए। तो नाइट्रोजन कितना है 78.08% बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 20.95% बाय वॉल्यूम। फिर आर्गन है, आर्गन कितना है 0.93%। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.036%। मेजर कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से हैं? नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। अगर मोटा मोटा देखो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही लगभग 98% ऑफ द एटमॉस्फेयर को फॉर्म करते हैं। और दूसरे हैं माइनर कंपोनेंट्स, जो कि बहुत ही माइनर हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नियोन है, जैसे हीलियम है, जैसे क्रिप्टो है, जैसे जिनोन है, जैसे हाइड्रोजन है। तो एक बेसिस तो ये है कि कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में और कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास, आर्गन 0.93% के आसपास और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% के आसपास। और कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं जैसे नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जिनोन है, क्रिप्टो है। और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। बाय वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यही मिलती हैं। तो परमानेंट गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। और वेरिएबल गैसेस में किसको कंसिडर किया जाता है? वाटर वेपर को कंसिडर किया जाता है वेरिएबल गैसेस में। तो दूसरा बेसिस क्या है एटमॉस्फेयर को देखने का? कि कुछ परमानेंट गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और कुछ वेरिएबल गैसेस हैं। वेरिएबल गैसेस में कंसिडर किया जाता है वाटर वेपर को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो परमानेंट गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में बहुत कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन बहुत कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, बट हाँ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर के द्वारा। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन के द्वारा। बहुत सिंपल, जब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में तो एटमॉस्फेयर में गैसेस मिलती हैं, वाटर वेपर और मॉइस्चर मिलता है और पार्टिकुलेट्स मिलते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स, जैसे एरोसॉल्स, जैसे फिजिकल मिक्सचर वगैरह। ये जो एटमॉस्फेयर है इसको दो तरीके से डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक तो मेजर कंपोनेंट्स और माइनर कंपोनेंट्स के बेसिस पे। मेजर कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन है लगभग 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। और फिर माइनर कंपोनेंट्स में नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह हैं। दूसरा बेसिस है कि कुछ परमानेंट गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और कुछ वेरिएबल गैसेस हैं जिसमें वाटर वेपर को कंसिडर किया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये जो परमानेंट गैसेस हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में वो किया जाता है बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है, उसको तीन बेसिस पे पढ़ा जा सकता है। कौन कौन से तीन बेसिस? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक डेंसिटी या फिर डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को एक पढ़ा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, दूसरा पढ़ा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मिक्सिंग, और तीसरा पढ़ा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर पैटर्न्स। जो आम तौर पे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बातचीत होती है वो बातचीत होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर पैटर्न्स, बट ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन बाकी के दो जो बेसिस हैं
उन दोनों बेसिस के बारे में भी आज हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, ब्रीफली इनको समझेंगे, इनको देखेंगे, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार में चीज़ों को कवर करेंगे, बार बार का लफड़ा नहीं रखेंगे। 5 मिनट और लग जाएंगे, इन दोनों बेसिस को और देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। जब हम बात करते हैं डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में तो इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेज हैं वो सेपरेट नहीं है, वो अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अलग दिखाई दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन अलग दिखाई दे रही है, हीलियम अलग दिखाई दे रही है, आर्गन अलग दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होता एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में गैसेस के बीच में कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखता है। जो गैसेस हैं वो बहुत वेल मिक्स्ड हैं, लेकिन वेल मिक्स्ड होने के बावजूद डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है इन दी एटमॉस्फेयर। और ये जो डेंसिटी में वेरिएशन है ये क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज एटमॉस्फेयर का अपना वेट है और इस वेट की वजह से एटमॉस्फेयर कंप्रेस होता है, एटमॉस्फेयर दबता है, एटमॉस्फेयर भिजता है। और इस कंप्रेस होने की वजह से एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं, अपर लेयर्स की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं, तो ये जो अपर लेयर्स हैं वो लाइट हैं, वो रेयर होती हैं। इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस के बीच में सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। गैसेस वेल मिक्स्ड होती हैं, लेकिन डेंसिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है। और डेंसिटी में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वेट होता है और उस वेट की वजह से एटमॉस्फेयर कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, भिज जाता है। और इस कंप्रेस होने की वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो लोअर लेयर्स हैं वो ज़्यादा डेंस होती हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं, अपर लेयर्स में जाते हैं, तो ये जो अपर लेयर्स हैं ये लाइट हैं, ये रेयर होती हैं। और ये आपको समझ में आएगा इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो। हम क्या कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो लोअर लेयर्स ज़्यादा डेंस हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो अपर लेयर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इसको मान लेते हैं एटमॉस्फेयर। 0 किलोमीटर पे, मतलब अर्थ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर अगर देखें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये क्या होता है? अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन में क्या कहा जाता है। डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो लोअर लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं एटमॉस्फेयर की। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जो अपर लेयर्स होती हैं वो लाइट होती हैं, वो रेयर होती हैं। जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। 5-6 किलोमीटर की हाइट पर जाके देखें तो यही जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग आधा हो जाता है, विच मीन्स कि जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है कंपैरेटिवली। जब इसी चीज़ को हम लगभग 16 किलोमीटर की हाइट पर देखें तो जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 10% बचता है। मतलब डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया है। और यही बात जब हम लगभग 40-50 किलोमीटर की हाइट पर देखें तो जो एटमॉस्फेयर बचता है वो लगभग 0.1% बचता है, वो लगभग ना के बराबर बचता है। और यही है डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन। एक लाइन में अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो ज़्यादा डेंस हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, अपर लेयर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, वो लाइट होने लग जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होने लग जाता है। डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मिक्सिंग ऑफ गैसेस। रिलेटिव मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बेसिस पे 2 स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर है होमोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? होमोस्फीयर। और दूसरा स्फीयर है हेट्रोस्फीयर। कौन सा स्फीयर है? हेट्रोस्फीयर।
होमोस्फीयर की कहानी क्या है कि होमोस्फीयर में जो गैसेज होती हैं वो वेल मिक्सड होती हैं। होमोस्फीयर में जो गैसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से मिक्सड होती हैं। होमोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है, लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है होमोस्फीयर। ये जो होमोस्फीयर होता है इसमें गैसेस बहुत अच्छे से मिक्सड होती हैं, वेल मिक्सड होती हैं। गैसेस के बीच में ना तो कोई एटॉमिक सेग्रीगेशन देखने को मिलता, ना कोई मॉलिक्यूलर सेग्रीगेशन देखने को मिलता। गैसेस के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। गैसेस बहुत अच्छे से मिक्सड होती हैं इन दिस होमोस्फीयर। और होमोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। लेकिन इस 80 किलोमीटर की हाइट के बियॉन्ड शुरू हो जाता है हेट्रोस्फीयर। और इस हेट्रोस्फीयर में गैसेस की लेयर्स देखने को मिलती हैं, गैसेस में मिक्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे 80 किलोमीटर से ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी नाइट्रोजन लेयर, और नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में देखने को मिलेगी। फिर इस नाइट्रोजन लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी हमें ऑक्सीजन लेयर। कौन सी लेयर? ऑक्सीजन लेयर। पहले नाइट्रोजन लेयर देखने को मिलेगी, फिर ऑक्सीजन लेयर देखने को मिलेगी, फिर इसके ऊपर हीलियम लेयर देखने को मिलेगी, फिर इसके ऊपर हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। 80 किलोमीटर तक की अगर बात करें तो होमोस्फीयर है। गैसेस जो हैं वो वेल मिक्सड हैं। गैसेस के बीच में कोई भी एटॉमिक या कोई भी मॉलिक्यूलर सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन 80 किलोमीटर के बियॉन्ड शुरू हो जाता है हेट्रोस्फीयर, और इस हेट्रोस्फीयर में गैसेस की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। एटॉमिक सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले आती है नाइट्रोजन लेयर, फिर उसके ऊपर आती है ऑक्सीजन लेयर, फिर उसके ऊपर आती है हीलियम लेयर, और फिर उसके ऊपर आती है हाइड्रोजन लेयर। होपफुली ये दोनों बेसिस आपको समझ में आए होंगे। डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन में हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती हैं, उनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर्स होती हैं वो लाइट होती जाती हैं, वो रेयर होती जाती हैं। और दूसरा हमने बात की रिलेटिव मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बेसिस पे। 80 किलोमीटर की हाइट तक होमोस्फीयर होता है, और ये जो होमोस्फीयर होता है इसमें गैसेस बहुत अच्छे से मिक्सड होती हैं, वेल मिक्सड होती हैं। गैसेस के बीच में ना तो कोई एटॉमिक सेग्रीगेशन देखने को मिलता, ना कोई मॉलिक्यूलर सेग्रीगेशन देखने को मिलता। 80 किलोमीटर की हाइट के बियॉन्ड देखने को मिलता है हेट्रोस्फीयर। और ये जो हेट्रोस्फीयर है इसमें गैसेस की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखने को मिलती है नाइट्रोजन लेयर, उसके ऊपर देखने को मिलती है ऑक्सीजन लेयर, उसके ऊपर देखने को मिलती है हीलियम लेयर, उसके ऊपर देखने को मिलती है हाइड्रोजन की लेयर। होपफुली ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बेसिस है वो है टेम्परेचर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर के बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं इनकी अलग अलग रेट ऑफ कूलिंग है, अलग अलग रेट ऑफ वार्मिंग है। ये जो लेयर्स हैं इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा गर्म होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ लेयर्स ऐसी हैं जिनमें विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें विद हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ये जो रेट ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस सब्सटीट्यूट्स। ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को किस तरीके से स्ट्रेटिफाई किया गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसको समझने से पहले ये समझो कि अर्थ हमारी किस तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, या ये कहें कि हमारी अर्थ किस तरीके से गर्म होती है। देखो, हमारी जो अर्थ है वो असेंशियली बिहेव करती है हीट इंजन के जैसे। कैसे बिहेव करती है? अर्थ का जो एनर्जी का इकलौता सोर्स है वो है सन। सन से जो इंसोलेशंस आती हैं उसी से अर्थ को एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो सन के इंसोलेशंस हैं इनसे जो बल्क ऑफ द एनर्जी रिसीव होती है, वो बल्क ऑफ द एनर्जी, वो ज़्यादातर एनर्जी हाई रेडिएशन एनर्जी होती है। और हाई रेडिएशन एनर्जी वो होती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच ही नहीं पाती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं सिर्फ यूवी रेज और विजिबल स्पेक्ट्रम एनर्जी।
यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम एनर्जी वाली रेज ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको चीज़ें दिखेंगी। ये जो गामा रेज हैं, ये जो एक्स रे हैं, ये हाई रेडिएशन एनर्जी हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं कर पाती हैं। ये जो इंफ्रारेड है, ये जो माइक्रोवेव है, ये जो रेडियो वेव्स हैं, ये नेग्लिजिबल होती हैं, ये ना के बराबर होती हैं। असेंशली जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं वो करती हैं ये अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम वाली रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी। लेकिन होता क्या है, ये जो यूवी रेज हैं, ये यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल हैं, और ये जो यूवी रेज हैं इनको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होती है, और ये जो ओजोन है वो ओजोन इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देती है। ओजोन के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो यूवी रेज हैं वो हमको हार्म नहीं कर पाते हैं, हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब असेंशली अर्थ के सरफेस तक सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी पहुंचती है। देखो, गामा रेज, एक्स रेज, ये हाई रेडिएशन एनर्जी है, ये तो एटमॉस्फेयर तक ही नहीं पहुंच पा रही हैं। ये जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स हैं, ये ना के बराबर हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। यूवी रेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर तक तो पहुंचती हैं, लेकिन इनको ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है। असेंशली अर्थ के सरफेस तक सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी पहुंचती है, और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी है इसको अर्थ का सरफेस पहले एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बाद में रेडिएट बैक करता है। विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी टकराएगी अर्थ के सरफेस पे, जब टकराएगी तो अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वापस से रेडिएट करेगा। विच मीन्स कि एक तरीके से अर्थ जो है वो हीट इंजन के जैसे बिहेव कर रही है, वो एक ब्लैक बॉडी के जैसे ऑपरेट कर रही है। जैसे काले शीशे के साथ में होता है कि काले शीशे पे जब सन की लाइट टकराती है, सूरज की रोशनी टकराती है, तो वो जो शीशा है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर बाद में शीशा उसी एनर्जी को रेडिएट करता है। बिल्कुल वैसे ही अर्थ का सरफेस कर रहा है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी है इसको अर्थ का सरफेस पहले एब्जॉर्ब करता है और फिर बाद में रेडिएट करता है। और जब रेडिएट करता है तो ये जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये जो आउटगोइंग रेडिएशन है इसको हमारे एटमॉस्फेयर के जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स इस आउटगोइंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तब हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। विच मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से हीट होता है, इट इज़ हीटेड फ्रॉम बिलो। और ये आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर से गर्म नहीं हो रहा है, जो ऊपर से विजिबल स्पेक्ट्रम वाली एनर्जी आ रही है उससे गर्म नहीं हो रहा है। ये एनर्जी जब अर्थ के सरफेस पर टकराती है, अर्थ का सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब रेडिएट बैक करता है, इस आउटगोइंग रेडिएशन को गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। विच मीन्स कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। देखो, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी वाली लेयर का नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी वाली लेयर का नाम क्या है? मीजोस्फेयर। सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर वाली मीजोस्फेयर, और सबसे ऊपर वाली है थर्मोस्फेयर। और ये जो थर्मोस्फेयर है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है आयनोस्फेयर और दूसरा पार्ट है एक्सोस्फेयर। पहला तो 4 लेयर्स हैं, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के 2 पार्ट्स हैं, एक आयनोस्फेयर और दूसरा एक्सोस्फेयर। अच्छा, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इस ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। मोटा मोटा याद रखो,
कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? अभी हमने बात की कि अर्थ जो है वो नीचे से गर्म होती है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो ज़्यादा गर्म होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। इस टेम्परेचर के डिक्रीज की वजह से कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वो चीज़ें क्या हैं कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी पोल्स के ऊपर हाइट होती है 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और इक्वेटर के ऊपर ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट होती है लगभग 18 किलोमीटर तक। इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की हाइट लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, और पोल्स के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर तक होती है। क्यों? ये आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा सन की लाइट आती है, सन की एनर्जी आती है, सबसे ज़्यादा हीट आती है। जब ज़्यादा हीट आएगी तो जो ऊपर गैस प्रेजेंट है उसको ज़्यादा हीट मिलेगी, वो ज़्यादा गर्म होगी। और ये हमें पता होना चाहिए कि हॉट एयर राइजेस अप, गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है। अब क्योंकि इक्वेटर पे हीट एनर्जी ज़्यादा है तो इसके इक्वेटर के ऊपर जो गैस है वो ज़्यादा गर्म होती है। ज़्यादा गर्म होती है तो ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है, लगभग 18 किलोमीटर तक ऊपर उठ पाती है। लेकिन पोल्स पे उतनी हीट नहीं होती है। उतनी हीट नहीं होती है तो जो ऊपर एयर होती है वो उतना गर्म नहीं हो पाती। गर्म नहीं हो पाती तो उतना ऊपर तक उठती भी नहीं है। और इसलिए ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये पोल्स के ऊपर सिर्फ 8 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है, और इक्वेटर के ऊपर ये लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसको वेदर लेयर भी बुलाया जाता है, बिकॉज जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं वो सारे इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। फिर इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो विद हाइट इंक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन, इसको ओजोन लेयर भी बुलाया जाता है। और ये जो ओजोन है ये ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ऊपर से जो यूवी रेज आ रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, और यूवी रेज के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये गर्म हो जाता है। और ये देखने को मिलता है कि विद हाइट इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। फिर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो विद हाइट डिक्रीज होता है, कम होता है। और ये जो मीजोस्फीयर है ये लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। और फिर थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में विद हाइट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ये मोटा मोटा चीज़ें अपने दिमाग में रखो, ये बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में रखो। अब डिटेल में देखते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसको वेदर लेयर भी बुलाया जाता है। वेदर लेयर क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो सारे वेदर फिनोमिनाज इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को वेदर लेयर भी बुलाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। पोल्स के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तक। ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर। अभी हमने बात की कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये नीचे से गर्म होता है। इट इज़ हीटेड फ्रॉम बिलो। कैसे? कि जो एनर्जी आती है उसको अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है और फिर रेडिएट बैक करता है। जब रेडिएट बैक करता है तो जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है उसको गैसेस, उसको डस्ट के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उस आउटगोइंग रेडिएशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है। और नीचे से गर्म होता है इसका दूसरा मतलब क्या है कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है ट्रोपोस्फेयर में। बल्क ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही मिलती हैं। बेसिक सिंपल चीज़ है। ट्रोपोस्फेयर को वेदर लेयर भी बुलाया जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में अकर होते हैं। ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो नीचे से गर्म होता है। इट इज़ हीटेड फ्रॉम बिलो। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्लाइन देखने को मिलता है। अच्छा, एक टर्म और है, लैप्स रेट। लैप्स रेट का मतलब क्या है? विद इंक्रीज इन हाइट
देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। लैप्स रेट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हाइट में इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। इसको बुलाया जाता है लैप्स रेट। और ट्रोपोस्फेयर के केस में नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? ट्रोपोस्फेयर के केस में नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज। कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, हर जगह पे इतना नहीं होगा, कहीं कम भी हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट कितना देखने को मिलता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी अपर लिमिट है ट्रोपोपॉज। अपर लिमिट क्या है? ट्रोपोपॉज है। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर की ये जो अपर लिमिट है, ये जो जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बुलाया जाता है ट्रोपोपॉज। और ये ट्रोपोपॉज कोई लाइन नहीं है, ये ट्रोपोपॉज एक जोन है, लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा जोन होता है, लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा जोन होता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो जोन है जहाँ पे टेम्परेचर का डिक्रीज स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे टर्बुलेंट मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है। ये जो ट्रोपोपॉज है ये ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की अपर लिमिट है। बेसिकली ऐसे समझ लो कि एक केटली रखी हुई है, ये केटली है हमारा ट्रोपोस्फेयर, और इस केटली के ऊपर एक ढक्कन लगाया गया है। इस ढक्कन को हम क्या बुला रहे हैं? इस ढक्कन को हम बुला रहे हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो जगह है जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, जिसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की शुरुआत हो जाती है। ट्रोपोपॉज वो जगह है जो कि ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ का, इवेंट्स का अपर लिमिट के तौर पे काम करता है, ढक्कन के तौर पे काम करता है। एक टर्म और है आइसोथर्मल ट्रांजिशन जोन्स। देखो जैसे अभी हमने बात की ट्रोपोपॉज के बारे में, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आएगा स्ट्रेटोपॉज यहाँ पे कहीं पे, फिर मीजोस्फेयर के ऊपर आएगा मीजोपॉज यहाँ पे कहीं पे। ये जितने भी ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज हैं, ये आइसोथर्मल ट्रांजिशन जोन्स हैं। ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस बंद हो जाते हैं। ये वो वाला जोन है जो कि एक तरीके से लिड के तौर पे काम करता है, एक तरीके से ढक्कन के तौर पे काम करता है, एक तरीके से 2 लेयर्स के बीच में सेपरेशन के तौर पे काम करता है। तो ट्रोपोस्फेयर का जो ढक्कन है, जो लिड है, जो अपर लिमिट है, उसको बुलाया जाता है क्या? ट्रोपोपॉज। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर की ऑन एन एवरेज हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर। कितने तक एक्सटेंड करती है? 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी हमने बात की है टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, और ये जो ओजोन है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो लेयर है वो ऊपर से गर्म हो जाती है, और इसलिए ऊपर वाली साइड में ज़्यादा गर्म होती है, नीचे वाली साइड में कम गर्म होती है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन लगभग 15 से 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में देखने को मिलता है। मतलब लगभग 15 से 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। और ये जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एकदम काम है, नॉन मिक्सिंग लेयर है, इसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो अपर लिमिट है वो ट्रोपोपॉज है। लेकिन हाँ, इस स्ट्रेटोस्फेयर में डेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी डेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जिनको नेक्रियस क्लाउड्स भी बुलाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट क्या है? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट क्या है? स्ट्रेटोपॉज। बेसिक आपको 2 चीज़ें याद रखनी है स्ट्रेटोस्फेयर, एक तो इसमें ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। और क्योंकि यूवी रेज को ओजोन एब्जॉर्ब करती है इसलिए विद हाइट स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को मिलता है। काम और नॉन मिक्सिंग लेयर है, लेकिन इसमें कभी कभार डेड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जिनको नेक्रियस क्लाउड्स भी बुलाया जाता है।
इसकी अपर लिमिट क्या है? इसकी अपर लिमिट है स्ट्रेटोपॉज। फिर तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर। ये जो मीजोस्फेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है। लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है। मीजोस्फेयर में विद हाइट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे मीजोस्फेयर में हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली शाइनिंग क्लाउड्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स या शाइनिंग क्लाउड्स जो हैं वो मीजोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और मीजोस्फेयर की अपर लिमिट क्या है? मीजोपॉज। अपर लिमिट क्या है? मीजोपॉज। अच्छा, एक टर्म और है कार्मन लाइन। कार्मन लाइन का मतलब क्या है? कार्मन लाइन वो लाइन है जहाँ से आउटर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। मीजोपॉज के बाद जो आउटर स्पेस शुरू हो रहा है, जहाँ से वो आउटर स्पेस शुरू हो रहा है उसको बुलाया जाता है कार्मन लाइन। क्या बुलाया जाता है? कार्मन लाइन। तो मीजोस्फेयर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखो, विद हाइट टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। और फिर शुरू हो जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में दो सेक्शंस हैं। एक है आयनोस्फेयर। ये जो आयनोस्फेयर है वो लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है। लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच में एक्सटेंड करता है आयनोस्फेयर। और ये जो आयनोस्फेयर है इसमें विद हाइट टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। विद हाइट इसमें टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आयनोस्फेयर है इसमें आयंस का प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है। और ये जो आयंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जितना भी सैटेलाइट्स या रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है हमारे अर्थ के साथ में, वो किस स्फीयर से होता है? आयनोस्फेयर से होता है। बिकॉज आयनोस्फेयर में आयंस का प्रेजेंस होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का प्रेजेंस होता है। तो आयनोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें आयंस का प्रेजेंस होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का प्रेजेंस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सैटेलाइट्स वगैरह के साथ में कम्युनिकेशन के लिए। और फिर सबसे ऊपर वाला है एग्जोस्फेयर। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इस एग्जोस्फेयर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, उतना हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाते हैं। हमारा बेसिक आइडिया है, जो काम की चीज़ें वो हमें पता है। एग्जोस्फेयर के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है नहीं। और इसके साथ एटमॉस्फेयर की पूरी बातचीत खत्म हो गई। ये हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट किया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को बता ज़रूर देना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।